क्या होगा अगर आपका भरोसामंद ही आपके खून का प्यासा हो जाए? ऐसा ही कुछ हुआ था निशा के साथ। निशा हॉस्टल में नई शिफ्ट हुई थी। उसकी रूममेट रिंकी उसे शुरू के दिनों से ही अजीब लगती थी। शुरू में रिंकी निशा से ज्यादा बात नहीं करती थी, अकेली रहती थी और अपने में ही गूम रहती थी। निशा अक्सर देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। उसके आने तक रिंकी सो चुकी होती थी। धीरे धीरे निशा और रिंकी अच्छे दोस्त बन गए। अब तो दोनों साथ कॉलेज जाते, साथ खाना खाते, घूमते फिरते। पर रिंकी का सारा अफेक्शन सिर्फ निशा के लिए था। वो निशा के अलावा किसी और से बात करना तो दूर देखना पसंद नहीं करती थी। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, पर निशा को ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। उसके बाल बहुत अजीब तरह से झड़ रहे हैं। जब वो सोकर उठती तो ऐसा लगता मानो उसके पैरों में बहुत सारी सुइयां चुभाई गई थी। उसकी स्किन धीरे धीरे खराब होने लगी थी। नाखून तेजी से बढ़ जाते थे। जब वो बैल्कनी में खड़ी हुई होती थी, कभी कभी उसे ऐसा भी लगता था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। उसने ये सब बातें अपने माता पिता को बताई, पर उन्होंने समझाते हुए कहा कि जगह हवा पानी बदलने पर अक्सर ऐसा होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसने जब ये सारी बातें रिंकी को बताई तो उसने भी समझाया कि नई जगह है, कुछ दिन ऐसा होता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर निशा की हालत दिन ब दिन और खराब होने लगी थी। एक दिन रिंकी किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी निशा ने सोचा कि कमरे की सफाई कर लेनी चाहिए। उसने झाड़ू उठाया और कमरे में झाड़ू लगाने लगी। वो बिस्तर के नीचे वाले हिस्से को साफ करने गई। उसने वहां जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बिस्तर के नीचे काले जादू का निशान बना हुआ था और उस निशान के बीचों बीच एक नींबू रखा गया था। वो नींबू कोई आम नींबू नहीं था। उस नींबू को खून में पूरी तरह से डुबोया गया था। उस नींबू में बहुत सारे सुइयां चुभोई गई थीं। निशा ने वार्डन को बुलाया और ये सब दिखाया। वार्डन ने कहा, बस आज की रात तुम्हें इसी कमरे में एडजस्ट करना होगा। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज कर दूंगी। निशा की तबीयत वैसी ही खराब थी। वो अपनी बालकनी में खड़ी थी। रिंकी रूम में आते ही निशा के पास आई। उसका हाल चल पूछा। बहुत केयर की, पर निशा उसे इग्नोर कर रही थी। रिंकी ने कहा, चल, तेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। उसने निशा को बाहर जाकर वेट करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद रिंकी ने अंदर से आवाज देकर निशा को बुलाया। जब निशा ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिंकी एक काली साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसके एक हाथ में मोमबत्ती और दूसरे में एक थाली थी जिसमें ब्लैक मैजिक का सामान था। निशा अब सब कुछ समझ चुकी थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिंकी ने उस पर वशीकरण किया और कमरे में बुलाया। कमरे के अंदर उसने ब्लैक मैजिक का वही साइन बनाया था और निशा से कहा, जाकर उस चक्र में बैठ जाओ। उसने निशा के हाथों और पैरों के सारे उंगलियों से खून लिया। निशा के बाल, पीरियड्स में यूज किए कपड़े, सबको उसने ब्लैक मैजिक में यूज किया। और थोड़ी देर बाद रिंकी रूम के एक अंधेरे कोने को देखकर चिल्लाने लगी। जल्दी आओ, इसमें प्रवेश करो, जल्दी आओ, इसमें प्रवेश करो। उस अंधेरे कोने में एक काला साया था जिसके सिर्फ लंबे बाल और सफेद आंखें दिखाई दे रही थीं। वो साया निशा के अंदर घुसने ही वाला था। तभी वार्डन जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। निशा पर हुआ वशीकरण अब टूट चुका था। निशा वहां से भागकर बाहर गई और वार्डन और बाकी बच्चों को अंदर हुआ पूरा हादसा बताया। सब लोग जब अंदर आए तो पूरा रूम बिखरा पड़ा था और रिंकी फैन से लटककर खुदकुशी कर चुकी थी। निशा ने भी कॉलेज छोड़ दिया। निशा को लगा रिंकी की मौत के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई, पर उसे क्या पता था, जो अभी तक उसने देखा था वो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। कहानी अभी बाकी थी।
10 साल बाद ये कहानी फिर से शुरू हुई, और भी भयावह तरीके से। 10 साल बाद निशा के साथ क्या हुआ? अगर जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल न भूलें।